हमारे चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में। बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में हिस्ट्री देखा था और ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। आई लव दिस सब्जेक्ट बिकॉज राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसे के बिना जीवन संभव नहीं। राजनीति और कूटनीति, पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी, ये दो चीज़ों के वजह से जीवन जो है लोगों का आसान होता है। तो इस वीडियोस को जो भी देख रहे हो, जिस भी उम्र के लोग देख रहे हो, राजनीति जो शास्त्र है उसका अध्ययन या उसकी समझ हर उम्र के लोगों को होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो बेसिक चैप्टर्स जो चल रहे हैं, अगर आप इसकी समझ अच्छे से ले लें तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले चैप्टर्स पे ना ले जा करके मैं आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद हम लोग चैप्टर के इंट्रोडक्शन को ही इस वीडियो के हिस्से में खत्म करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में समझते हैं। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पहला देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का फादर किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल ये उठता है हमारे मन में, हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो आपने सुना होगा अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल वाज यूज्ड टू बी कंसीडर्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हमारे यहाँ चाणक्य को माना जाता है, राजनीति शास्त्र का विद्वान माना जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या है कि सत्ता किसे कहते हैं और सत्ता के पीछे का कारण क्या था कि उसके पावर्स को डिवाइड किया गया। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस चैप्टर का नाम पावर शेयरिंग है। तो पहले हम इस पावर वर्ड को समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पावर? पावर का मतलब होता है किसी भी देश को चलाना, शासन करना। ये शक्ति का काम होता है, ये सत्ता का काम होता है। तो दूसरा मत, अब ये गवर्निंग कौन करेगा? तो वो गवर्नमेंट कहलाता है। जो गवर्न करने वाला जो होता है उसे हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट इज अ सिस्टम ऑफ रूल। लुक एट हियर, इट्स अ सिस्टम ऑफ रूल ऑफ एनी नेशन। किसी भी देश में अगर कोई भी शासन की व्यवस्था है उसे हम गवर्नमेंट कहेंगे। तो ये दो बेसिक पॉइंट्स कि पावर किसे कहते हैं? तो राष्ट्र को शासन करना पावर कहलाता है, सत्ता कहलाता है। और सत्ता जो है वो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, सरकार कहते हैं उसे। ये सरकार होता है सिस्टम ऑफ रूल। अब देखिए बच्चों, हम सत्ता के प्रकार को समझ लेते हैं। सत्ता के कितने प्रकार हैं? यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, लेकिन इसके और भी कई नाम हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, मेंशन किया है, एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की यानी जिसको सबसे पहले प्रैक्टिस किया जाता था, आज भी इसे कई देशों में प्रैक्टिस किया जाता है। खासकर खाड़ी देशों में इसका बहुत ही प्रचलन है। आज भी वहाँ पे प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होते हैं, राजा होते हैं, इनका राज्याभिषेक होता है। ये सारी घटनाएं, जैसे ब्रुनेई, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, जितने भी खाड़ी देश हैं उनमें मोस्ट ऑफ द खाड़ी देश जो है वो आज भी क्या है? राजशाही है, राजवंशी है। यानी एक ही परिवार जो है वो सदियों से उस देश को शासन करता है। उसी के राजवंश के लोग, वंश वाले, जैसे जो सबसे पहला राजा हुआ होगा ओमान का, उसी का परिवार, उसी की का फैमिली मेंबर आज क्या होगा? वहां का राजा होगा, कोई और नहीं। अब आते दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए, फ्रांस रेवोल्यूशन में भी हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रांस जो वो बदल जाता है। पहले एब्सोल्यूट मोनार्की में था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आता है। इसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, जिसका आधार क्या है? संविधान है। यानी सारी की सारी जो शक्तियां जो है राजा की, उसे सीमित कर दी गई, उसे सीमित कर दिया गया एक संविधान को बना करके। अब आते हैं नंबर तीसरा पर, डिक्टेटरशिप, एनार्की। समझ आई बात? इसको दोनों चीज कह सकते हैं हम लोग। डिक्टेटरशिप के भी कई प्रकार होते हैं। इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप हो जाता है वो, उसके बाद वो हो जाता है आपका मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो जाता है, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जब डिक्टेटर किया जाता है लोगों को, लोगों के ऊपर जबरन उनसे कार्य कराया जाता है, तो उसे हम लोग अलग अलग नामों से पढ़ते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है डेमोक्रेसी। क्यों डेमोक्रेसी को हम लोग पढ़ते हैं? डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर लोगों का शासन हो। आपको पता होगा अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दिया था, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। आपने ये पढ़ा होगा अपने सबसे पहली दफा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों को। तो ये आपने देखा था, ये डेमोक्रेसी का डेफिनेशन सबसे पहले।
अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी के प्रकार कितने होते हैं। डेमोक्रेसी के मेनली दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। व्हाट इज दैट? डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझते हैं बच्चों हम लोग पहले। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इसका मतलब क्या होता है कि जब डेमोक्रेसी में जितने भी लोग, जैसे एक छोटे से ग्राम सभा की बात करते हैं, ग्राम सभा में सारे के सारे जो लोग होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। वो जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होते हैं वहां पे क्या होता है, वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां प्रैक्टिस किया जाता है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्राम सभा में प्रैक्टिस किया जाता है बच्चों, ग्राम सभा में। और अभी जैसे हम लोगों ने देखा था स्विट्जरलैंड, आपने इस स्टेट का नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड के कई कैंटन्स में, स्विट्जरलैंड के कई कैंटन्स में आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो कराया जाता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्यों छोड़ दिया? 100 लोग थे, 100 लोग आए, उन्होंने वोट दिया, जिसको चाहे जैसा डिसीजन चाहे वो बनाकर चले गए। अब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये ज्यादा प्रैक्टिस कराया जाता है। दिस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड मोर एंड मोर, प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में आज इसे प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके मन में एक दुविधा उत्पन्न होती है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इतना अच्छा था तो हम लोग इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूज करने लगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। भूलिएगा मत, इसे याद रखिए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव माने प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कही गई। तो इसके पीछे का कारण था पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई बच्चों, वैसे वैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं रह पाया। अब आप इमेजिन करिए कि गांव की आबादी बढ़ करके 5,000 10,000 हो जाए, तो हम लोग कहां पर सबको एक जगह एकत्रित करेंगे? और क्या जब इतनी बड़ी भीड़ को एक जगह एकत्रित करके उनसे जब निर्णय लेंगे तो क्या वो निर्णय बिना किसी प्रभाव के होगा? क्या ऐसा हो सकता है? इसीलिए हमने सिस्टम ऑफ इलेक्शन को डेवलप किया। क्या डेवलप किया हमने? सिस्टम ऑफ इलेक्शन को डेवलप किया और वहां पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लाया। समझ आई बात? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं किया गया? डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं कराया जाता ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होता है। आज भी आप छोटे छोटे गांव में जाओ, वहां भी गांव में सभाएं लगती हैं और वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको प्रैक्टिस होती हुई दिखाई दे सकती है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये पूरी दुनिया भर में आज प्रैक्टिस किया जाता है। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को मैं आपको आगे के क्लासेस में समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ अ ट्रायंगल। दैट ट्रायंगल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, सो कीप वाचिंग अस फॉर द नेक्स्ट वीडियोस आल्सो। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स पे आते हैं। इसके बाद मैं आपको फिनिश करूंगा और अगले वीडियोस में हम लोग सब कुछ देखेंगे। पावर इज शेयर्ड अमंग। चलिए तो पावर शेयरिंग की बात करते हैं, पावर की बात की हमने, गवर्निंग ऑफ नेशन की बात की। अब बात करेंगे पावर के शेयरिंग के बारे में कि पावर को शेयर कैसे करते हैं, कहां कहां करते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले जो बांटते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। तो चलिए लेवल कौन कौन है? तो लेवल आपका हो गया सेंट्रल, स्टेट और तीसरा आपका हो गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, इसे हम लोग कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं म्युनिसिपैलिटी कह सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह सकते हैं, अगर नगर पंचायत कह सकते हैं। इसका जैसा साइज होगा वैसा हम लोग इसको नाम देंगे। समझ आई बात? गांव में यही हो जाता है ग्राम पंचायत, शहर में आ जाते हैं तो वो हो जाता है नगर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। समझ आई बात? ये राज्य सरकार हो गई और ये केंद्र सरकार हो गई, तो इसे कहते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसे कहते, देखिए इसका एक अलग नाम दिया, एक हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन, एक वर्टिकल पावर डिवीजन। तो देखिए वर्टिकल है, यानी देखिए यहां पर क्या हुआ, सेंट्रल और स्टेट के शक्तियों को हमने किसको दे दिया बच्चों?
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया। यानी आपको यह पता होगा कि आपको अगर अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र अगर किन्हीं का बनाना होता है, या जाति का प्रमाण पत्र हो या आय प्रमाण पत्र हो, आपको ये जो भी प्रमाण पत्र बनाने होते हैं वो आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जाकर बनवाते हैं, उनकी मदद से बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे वो अथॉरिटी मिली है, उसे वो कार्य मिला है, उसके कार्य को ऐसे ही बांटा गया। और फिर हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे सेंट्रल के पावर को डिवाइड किया गया, कैसे स्टेट के पावर को डिवाइड किया गया, और कैसे ये एक दूसरे को परेशान ना करें, अपने अपने पावर्स को ही इस्तेमाल करें और अपने दायरे में रहें। चलिए ठीक है, आगे चले। दूसरा नंबर, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गन्स को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको इधर बता दे रहा हूँ साइड में जहां पे हमारे पास स्पेस हो। लुक एट दिस प्लेस, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। बच्चों ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, दे आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने पहले देखा लेवल्स में बटा हुआ, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। ओके, नाउ ऑर्गन्स, ऑर्गन माने अंग, हिस्से, अलग अलग हिस्से। देखिए लेजिस्लेटिव का काम होता है क्या, देखिए शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ, डेफिनेशन भी आप याद रखना। लेजिस्लेटिव का काम होता है टू मेक लॉ, कानून बनाना, ठीक है, कानून को बनाने की प्रक्रिया करते हैं लेजिस्लेटिव वाले। एक्सिक्यूटिव का काम होता है टू एक्सिक्यूट द लॉ, लॉ को एक्सिक्यूट करवाना या लॉ को प्रैक्टिस करवाना, ये इनका काम होता है। कानून बन गया, अब एक्सिक्यूटिव क्या कर रहे हैं, उसको लागू करा रहे। एक्सिक्यूट और यू कैन से इम्प्लीमेंटेशन, एक वर्ड और यहाँ पर यूज किया जाता है, वो भी मैं आपको लिख दूं, इम्प्लीमेंट करना, टू एक्सिक्यूट एंड इम्प्लीमेंट द लॉ। लेजिस्लेटिव का मतलब हमने देखा टू मेक लॉ, एक्सिक्यूटिव का मतलब देखा टू एक्सिक्यूट एंड इम्प्लीमेंट द लॉ, और यहां हम देखेंगे जुडिशियरी, जिसका मतलब होता है क्या, टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स, टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स। देखो जितने भी डिस्प्यूट्स का मतलब होता है समस्याएं, जो भी समस्या उत्पन्न हो उसको दूर करने का कार्य जो है वो जुडिशियरी करती है। वो जो डिस्प्यूट हो सकता है लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव के अंदर भी हो सकता है, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव भी के भी बीच में हो सकता है, ये सबको चेक करती है। ये जो है ये आपस में एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऑर्गन्स हो गए। अब देखिए अलग अलग सोशल ग्रुप्स, अलग अलग जो सोशल ग्रुप हो गए, जैसे देखिए सामाजिक जो समुदाय होते हैं, समूह होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उनके पास ही पावर होते हैं। अगर डेमोक्रेसी में हमें कोई बदलाव लाना है तो हम लोग समूह बना करके उस बदलाव को ला सकते हैं। आपने देखा होगा कभी किसी भी धर्म के ऊपर अगर कोई आघात अगर किया जाता है या कुछ गलत सलत बातें होती हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग एकजुट होते हैं, मूवमेंट करते हैं, उस बातों को सरकार तक रखते हैं ताकि उनके बारे में, उनके साथ क्या गलत हुआ वो लोगों तक पहुंचे। और देखिए पॉलिटिकल पार्टियां तो आप जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जितने भी लोग हैं भारत में वो किसी न किसी, हर 10 में से 7 से 8 लोगों जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसा एक डाटा हमारे किताब में भी दिया हुआ है। आगे देखिए ये प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। देखो ये जो होता है ये पॉलिटिक्स से बाहर वाले लोग हैं, इनका काम होता है दबाव बनाना सरकार पर, आंदोलन करके दबाव बनाना। तो ये जो 4 जो लोग हैं, ये जो 4 हमने देखा, यही पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पावर उनके बीच में शेयर्ड किया गया है, जिससे क्या होता है कि अलग अलग समय में सरकार क्या करती रहती है, सरकार इनके तरीकों से, इनको तरीकों को देखती है और उसके बाद वो कोई निर्णय लेती है। समझ आई बात। तो हमने अपने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखा, गवर्नमेंट क्या है, उसके डिफरेंट टाइप देखे, हमने ये भी देखा कि पावर कैसे अलग अलग लेवल्स में बटा हुआ होता है। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। तो बच्चों आगे की वीडियो देखना जारी रखें और मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ इस पार्ट को। थैंक यू।